हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट की। तो दिस विल बी अ थर्ड पार्ट इन विच आई डिस्कस माइक्रोफिलामेंट एंड दैट इंक्लूड एक्टिन फिलामेंट बेसिकली. So this is equally important for those who are preparing for CSI, UGC NET or any assistant professor exam or for PGT biology or for GIC biology, KVC, KVS and NVS. Okay, let's start the topic now. जब हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं, देखो माइक्रोफिलामेंट हो गया तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. और उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, हम लास्ट में इन तीनों को एक बार डिस्कस करेंगे. तो तुम्हारा जितने भी जिन बच्चों ने भी सीक्वेंस से वीडियोस देखी होंगी तो वो प्रॉपर्ली इसको कंप्लीट कर पाएंगे. नाउ माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं. इसमें एक्टिन फिलामेंट जो है वो यूज में आते हैं. एक्टिन फिलामेंट्स बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, एक्टिन प्रोटीन. ओके, एक्टिन प्रोटीन होता है जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का होगा. ठीक है, ग्लोबुलर सब यूनिट्स होंगी जिसे एक्टिन प्रोटीन बेसिकली बोला जाता है. अभी एक्टिन प्रोटीन साथ में मिलती है, दे फॉर्म एक्टिन फिलामेंट. और जो 8 नैनोमीटर डायमीटर का जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट. 8 नैनोमीटर डायमीटर हर चीज का याद रखना है. 25 नैनोमीटर मैंने माइक्रोट्यूब्यूल का बताया था. इंटरमीडिएट फिलामेंट का अबाउट 11 नैनोमीटर, 10 और 11 होता है. और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं 8 नैनोमीटर के होते हैं. तो ये भी याद रखना है. दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो प्रॉपर्ली फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसमें देखने को मिलती है. नाउ अगर एक्टिन पॉलीमराइजेशन की बात की जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिन का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है. तो जो एक्टिन के मोनोमर होते हैं उनको जी एक्टिन बोला जाएगा बेटा. जी एक्टिन बोला जाता है मोनोमर को जिसके पास में एक टाइट बाइंडिंग साइट होती है जो टेल टू टेल इंटरेक्शन, हेड टू टेल इंटरेक्शन प्रॉपर्ली यहाँ पे कर पाती है. जैसे माना कि ये तुम्हारा हेड वाला रीजन हो गया, टेल वाला रीजन हो गया, तो ये प्रॉपर जो ऐसे वाला जो अट्रैक्शन है वो इनमें देखने को मिलता है. तो प्रॉपर्ली इंटरेक्शन जो है इनमें देखने को मिलेगा. उसके बाद जो सिंगल यूनिट होती है उसके बाद यहाँ पे 3 का ग्रुप फॉर्म होता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लिएशन. न्यूक्लिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो न्यूक्लिएशन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एग्रीगेट, मतलब जो पास में कुछ एक्टिन मोनोमर्स पास में आ जाएंगे और आने के बाद में न्यूक्लिएशन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा. और 3 एक्टिन मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं तो इसको भी याद रखना है, 3 एक्टिन मोनोमर्स पास में आ जाएंगे. नाउ अब ये जो न्यूक्लिएशन वाले प्रोसेस के बाद में क्या होगा, अभी जो मोनोमर्स होंगे पॉलीमराइज करना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे यूनिट्स को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट करेंगे. माना कि 3 यूनिट ये वाली हो गई है, ठीक है, 3 यूनिट ये वाली हो गई है, 3 ये यूनिट वाली हो गई, सारी की सारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी. पॉलीमराइजेशन देखने को मिलेगा और पॉलीमराइजेशन के बाद जो बनता है उसे फिलामेंटस या फिर हम एफ एक्टिन उसको बोला जाता है. ओके, कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं फिगर के थ्रू. देखो ये है तुम्हारा जी एक्टिन. तो ये तुम्हारे सिंपल मोनोमर्स हैं, सिंपल मोनोमर्स हैं एक्टिन के, एक्टिन प्रोटीन के. नाउ दे विल फॉर्म अ डाइमर. उसके बाद ये ट्राइमर का फॉर्मेशन होता है. हेड टू टेल इंटरेक्शन है, मतलब ये वाला जो रीजन है बेटा ये हेड वाला रीजन है और ये जो पॉइंटेड है ये तुम्हारा टेल वाला रीजन है. हेड टू टेल इंटरेक्शन प्रॉपर्ली देखने को मिलेगा और तुम्हारा ट्राइमर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जिस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लिएशन. न्यूक्लिएशन इस प्रोसेस को बोला जाता है और जो तुम्हारे मोनोमर्स होते हैं जी एक्टिन बोला जाता है. नाउ ये ट्राइमर्स जो होंगे आपस में तुम्हारे मिलेंगे एंड देन पॉलीमराइजेशन वाला जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगा. इस पॉलीमराइजेशन होने के बाद में क्या बनेगा, तुम्हारा पूरा फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन हो जाएगा. फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम एफ एक्टिन भी बोलते हैं, एफ एक्टिन भी बोलेंगे. अब यहाँ पे जो है बेटा पोलैरिटी देखने को मिलती है. पोलैरिटी देखने को मिलती है, जैसे तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें माइक्रोट्यूब्यूल में बताया था एक प्लस एंड होता है और एक माइनस एंड होता है. ठीक है, जो प्लस एंड होता था उसमें तुम्हारा बीटा चेन होता था जहाँ पे एडिशन हो पाता था और यहाँ पे अल्फा चेन होता था जहाँ पे तुम्हारा जो डिलीशन है वो प्रॉपर्ली हो पाता था. यहाँ पे 2 एंड होते हैं, एक पॉइंटेड एंड होता है और एक तुम्हारा बार्ब्ड एंड होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है. एक पॉइंटेड एंड होता है, एक बार्ब्ड एंड होता है. अभी जो पॉइंटेड एंड और बार्ब्ड एंड की मैं बात करती हूँ तो बार्ब्ड एंड का जो पॉलीमराइजेशन जो एक्टिविटी है वो 10 टाइम्स बेटर है पॉइंटेड एंड से. ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. तो इसका 10 टाइम्स जो एफिनिटी है पॉलीमराइजेशन का वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द पॉइंटेड एंड. ठीक है, one end is a barbed end elongates 5 to 10 times faster than the pointed end and ATP binding and the hydrolysis regulating the assembly and the dynamic behavior of actin filament. अभी बता चुकी हूँ पोलैरिटी होती है, अगर पोलैरिटी होती है ऑब्वियसली वहां पे पॉलीमराइजेशन होगा, डीपॉलीमराइजेशन होगा. तो अगर माइक्रोट्यूब्यूल की हमने बात करी थी वहां पे जीटीपीएज एक्टिविटी देखने को मिली थी, मतलब ग्वानियन ट्राइफॉस्फेटेज वाली प्रॉपर्टी देखने को मिली थी जहाँ पे बीटा जो माइक्रोट्यूब्यूल था वहां पे जीटीपी बाइंड करता था और जो अल्फा सा था वहां पे जीडीपी बाइंड करता था. अब अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे एटीपीएज एक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब एटीपी और एडीपी का जो कन्वर्जन है इस पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा.
ना यहाँ पे भी ट्रेड मिलिंग वाला प्रोसेस होता है, जैसे सेम तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल में होता था। ओके, यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंटेड एंड होगा और एक तुम्हारा क्या होगा, बार्ब्ड एंड होगा। ये हो गया तुम्हारा बार्ब्ड एंड, जहाँ पे एडीपी की जगह जब एटीपी का एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एटीपी का अगर एडिशन होता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे एडिशन जो है देखने को मिलेगा, पॉलीमराइजेशन वाला जो है वो देखने को मिलेगा। जो सेकंड एंड है जहाँ पे एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, जहाँ पे तुम्हारा एटीपी विल कन्वर्ट इनटू द एडीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपीएज एंजाइम, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा डीपॉलीमराइजेशन है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो वन एंड इज बार्ब्ड एंड, सेकंड इज पॉइंटेड एंड। एटीपी बाइंडिंग एंड द हाइड्रोलिसिस, मतलब एटीपी का बाइंड करना और उसका टूटना, ये रेगुलेट करता है असेंबली को, असेंबली होनी कहाँ है, और डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स। नाउ अब ट्रेड मिलिंग प्रोसेस क्या होता है, सब यूनिट्स आर बीइंग एडेड टू द बार्ब्ड एंड, सब यूनिट जो है नई नई जो सब यूनिट है वो पॉलीमराइज कर रही है और बार्ब्ड एंड पे जुड़ रही है, यहाँ पे नई एडिशन जो है जुड़ रही है। एंड रिमूवल फ्रॉम द पॉइंटेड एंड से रिमूव हो रहा है। अब ये इतना स्टेडी स्टेट में होता है, मतलब कि अगर 5 लोग जुड़ रहे हैं ना बेटा, अगर जैसे माना कि यहाँ पे 15 लोग रहते थे एक पर्टिकुलर गांव में, अगर 5 लोग यहाँ पे और आ रहे हैं तो 5 लोग कहीं और जा भी रहे हैं, तो ये जो स्टेडी स्टेट है, जो एक पर्टिकुलर जो चीज है, एक जो एवरेज बनाने की कोशिश होती है वो पूरा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेड मिलिंग इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो याद रखना है, यहाँ पे पोलैरिटी भी देखने को मिल रही है, यहाँ पे एटीपीएस की एक्टिविटी भी है और ट्रेड मिलिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि जो सब यूनिट का एसोसिएशन होता है या फिर डिसोसिएशन होता है, क्या वो मोनोमर के जो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मतलब क्या हो गया कि अगर चीजें तुम जैसे 15 लोग मैंने अभी बताए, ठीक है, अगर 5 लोग और आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। अगर वो 5 लोग वहां पे जुड़ रहे हैं तो क्या यहाँ पे जो फ्री मोनोमर्स हैं, मतलब जो बाहर जो इतने सारे लोग रह रहे हैं, क्या उस पर डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा? हाँ, तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ज्यादा मोनोमर्स होंगे तो ऑब्वियसली एसोसिएशन ज्यादा होने वाला है, अगर मेरे पास थोड़े कम ही मोनोमर होंगे तो वहां पे एसोसिएशन का रेट ऑब्वियसली कम होगा। तो याद रखना है, जब हम के ऑन की बात करते हैं, के ऑन का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी या फिर असेंबली, ठीक है, एसोसिएशन। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, वो मोनोमर पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, जब यहाँ से चीजें निकलनी होती हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बाहर, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सब यूनिट एसोसिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री मोनोमर, लेकिन जब हम डिसोसिएशन की बात करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ barbed end elongates 5 to 10 times faster than pointed end, ये बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बार्ब्ड एंड, मतलब सीसी ऑफ barbed end, the critical concentration of barbed end is much lower than pointed end। मतलब क्या हुआ इसको, देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि अगर इस गांव में, ठीक है, 10 लोग रहते, या फिर ऐसे नहीं समझते हैं लोगों से, एक बार मैं सबको इरेज करती हूँ फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ प्रॉपर्ली। एक सेकेंड हाँ देखो, क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मिलने पे ही वो क्या होगा, वो आगे असेंबली होना स्टार्ट होगा। एक पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन यहाँ पे डिसाइड कर दी गई है। तो जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है बार्ब्ड एंड की, जो बार्ब्ड एंड की क्रिटिकल कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द पॉइंटेड एंड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि जो तुम्हारा बार्ब्ड एंड है वो तो असेंबली करता है, बहुत ज्यादा एसोसिएशन करता है। एसोसिएशन अगर करता है तो उसका जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब माना कि 5 मोनोमर है वहां पे, ठीक है, तब भी वो क्या कर सकता है, असेंबली करना स्टार्ट कर देगा। उसके लिए इतना ही ट्रिगर बहुत होता है कि 5 मोनोमर, तुम्हारे पास इतने सारे मोनोमर हैं, वो वहां पे भी एसोसिएशन कर देगा। लेकिन अगर मैं पॉइंटेड एंड की बात करती हूँ तो वो कब एसोसिएशन स्टार्ट करता है, जब 20 या 25 मोनोमर्स होंगे तब करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन है बार्ब्ड एंड की वो बहुत कम है, और जबकि पॉइंटेड एंड की वो बहुत ज्यादा है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। देखो the critical concentration of barbed end is much lower than the pointed end, meaning that the barbed end can continue to elongate at lower ATP actin concentration than the pointed end can. Okay, I hope ये चीज समझ में आ गई होगी प्रॉपर्ली। अगर नहीं आई तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। अब फंक्शन क्या होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स के,
एक्टिन फिलामेंट्स ऑब्वियसली पूरा फिलामेंट बना रहा है, तो तुम्हारा यहाँ पे मोटाइल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। मोटाइल प्रोसेस में काम आता है, जैसे वेसिकल्स का मूवमेंट कराना है, फेगोसाइटोसिस कराना है, साइटोकाइनेसिस कराना है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट जो है काम आते हैं, जैसे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स होता है, ठीक है, तो वहां पे भी देखने को मिलेगा। डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, तो शेल जो शेप है सेल्स की वो डिसाइड करेगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मोटाइल प्रोसेस वाला ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर मैं आरबीसीज की बात करती हूँ, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ये जो सेल्स होती हैं बेटा, अब जब इन पे स्टडी करी गई तो तुम्हें ये पता है कि जब हम आरबीसी की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है और किसी में दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये ई न्यूक्लिएटेड होती हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तामझाम इतना नहीं होता है, तो हमें प्रॉपर्ली चीजें दिख जाती हैं। अब हमें पता क्या चला, एरिथ्रोसाइट पे आरबीसी के पास में हमें ये पता चला, ना तो इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल होता है बेटा, ना इसके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट नॉर्मली न्यूक्लियस के पास में होते हैं, तो वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो देखने को मिलता है माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब तुम्हारे जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर इनका रोल पूछा जाता है तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में आई थिंक सबको पता होगा कि एक्टिन और मोनोमर एक्टिन और मायोसिन जब मिलते हैं बेटा, जब ये मिलेंगे उसके बाद ही क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रेक्शन में जो है देखने को मिलेगा। अब ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना ही याद रखना है, एक्टिन और मायोसिन विल कम टुगेदर, हेड रीजन पर वहाँ पे बाइंड करेंगे और तुम्हारा जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो आयन चाहिए होता है, कैल्शियम आयन जो है वो रिक्वायर होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलता है, इसको भी याद रखना है। ट्रोपोनिन हो गया, ट्रोपोमाइसिन हो गया, वो यहाँ पे भी रोल प्ले करते हैं। नाउ अब यहाँ पे आता है तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग प्रोटीन, हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट की प्रोटीन, जो तुम्हारी पूरा तुम्हारे इंटेक वो हो गए सारे के सारे। अब हम पढ़ेंगे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन। जब हम एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन की बात करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है मैं तुम्हें बता देती हूँ। पहले देखो, फिलामेंट इनिशिएशन एंड पॉलीमराइजेशन, मतलब फिलामेंट का फॉर्मेशन जो इनिशिएट करेगा और पॉलीमराइज करेगा, उसमें दो तीन प्रोटीन आते हैं, ARP23 और फॉर्मिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। फिलामेंट स्टेबिलाईजेशन में याद रखना है तुम्हारा नेबुलिन और ट्रोपोमाइसिन, जो तुम्हारा मसल कॉन्ट्रेक्शन में काम आएंगी। तो ट्रोपोमाइसिन क्या करता है, जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है उसको क्लोज करके रखता है, तो मतलब स्टेबिलाईज करके रखता है। फिलामेंट क्रॉस लिंकिंग में अल्फा एक्टिनिन, फिलामिन, फिम्ब्रिन एंड विलिन, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखनी है। अल्फा एक्टिनिन और फिलामिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैपिंग, कैप जेड और ट्रोपोमोड्यूलिन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है फिलामेंट जो डीपॉलीमराइजेशन करवाएगा, मतलब उसको तोड़ना स्टार्ट करवाएगा, वो ADF कोफिलिन कराता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मोनोमर बाइंडिंग में तुम्हारा प्रोफिलिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्टिन फिलामेंट लिंकेज टू अदर प्रोटीन में अल्फा कैटिनिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रोफिन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रिन तो पूछा जाता है बेटा, टेलिन भी इंपॉर्टेंट है, विनक्यूलिन भी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों की पांचों प्रोटीन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं तो। अब पहले हम बात करेंगे माइक्रोफिलामेंट एसोसिएशन एंड पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने ARP23 देखा था। अब तुम देख रहे हो ये क्या है, तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट है। अब यहाँ पे पॉइंटेड एंड हो गया है, यहाँ पे बार्ब्ड एंड हो गया है, बार्ब्ड एंड पे पॉलीमराइजेशन होता है। अब ये ARP23 जैसे माना कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये बाइंड कर गया, यहाँ पे ये बाइंड कर गया, तो ये क्या कराता है, इनिशिएशन कराता है और पॉलीमराइजेशन कराता है। पॉलीमराइजेशन कराएगा तो ये क्या करता है, नए नए यूनिट्स को यहाँ पे बाइंड करना स्टार्ट करेगा और उसके बाद में यहाँ पे पॉलीमराइजेशन वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब ये ब्रांच बनाने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है जब हम ARP23 की बात करते हैं। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब मैंने तुम्हें ADF कोफिलिन बताया था। ADF कोफिलिन क्या करता है बेटा, ये करता है तुम्हारा डीपॉलीमराइजेशन, मतलब चीजों को वहां से तोड़ना स्टार्ट करेगा। तो ADF कोफिलिन जो बिल्कुल रेड कलर का है, वो यहाँ पे बाइंड करके देखो, ये बाइंड कर गया और बाइंड करने के बाद में क्या होगा, चीजों को यहाँ से निकालना स्टार्ट करेगा। डीपॉलीमराइजेशन वो यहाँ पे कराता है, डीपॉलीमराइजेशन कराता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो ADF कोफिलिन है, ये बीच में अगर बाइंड हो जाता है तो प्रॉपर्ली बेटा यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता है। और ब्रेक करने के बाद में पहले तुम्हारे पास एक पॉइंटेड एंड था और एक बार्ब्ड एंड था, और जैसे वो तोड़ देगा तो क्या बन जाएंगे, एक पॉइंटेड एंड यहाँ पे, एक पॉइंटेड एंड यहाँ पे, एक बार्ब्ड एंड यहाँ पे और एक बार्ब्ड एंड यहाँ पे। तो इस चीज को भी याद रखना है, जो ADF कोफिलिन होता है डीपॉलीमराइजेशन कराता है, साथ के साथ ये क्या कर सकता है, न्यू एंड्स बना सकता है, नए एंड्स यहाँ पे बना सकता है। ओके, अब
हमने प्रोफिलिन की बात करी थी, ये भी तुम्हारा क्या करता है, नई चीजों को जोड़ने में, एडिशन करने में हेल्प करेगा, और ये क्या करेगा, तुम्हारा एटीपी का एडिशन यहाँ पे कराएगा, एटीपी एडिशन कराएगा, तो यहाँ पे नई चीज जो है पॉलीमराइजेशन वाला एक्टिविटी जो है वो भी देखने को मिलेगा। ओके, तो प्रोफिलिन हो गया है, एडीएफ कोफिलिन हो गया है, और तुम्हारा ARP23 हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, वो मैं सब बताऊंगी, तुम्हारा विनक्यूलिन हो गया है, टेलिन हो गया है, सब समझाऊंगे, डोंट वरी। दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है एक्टिन फिलामेंट, या फिर तो बंडल्स के फॉर्म में आएगा, ऐसे फॉर्म में आएगा, बंडल्स के फॉर्म में आएगा, या फिर तुम्हारा नेटवर्क के फॉर्म में आएगा, ऐसे करके नेटवर्क के फॉर्म में आएगा। तो एक्टिन बंडल्स भी बना सकता है जो तुम्हारे पैरेलली अरेंज्ड होंगे, और एक्टिन नेटवर्क भी बना सकता है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, मेश वर्क जो है वो देखने को मिलेगा। अगर तुम देखोगे, मैंने तुम्हें फिम्ब्रिन बताया था और तुम्हें अल्फा एक्टिन बताया था, ठीक है, अभी कैसे जोड़ता है। ये पैरेलल बंडल्स हो गए हैं, और ये क्या हो गया है, एक्टिन, एक्टिन फिलामेंट हो चुके हैं, एक्टिन फिलामेंट हो चुके हैं। अब तुम देख रहे हो बीच में क्या है, दो तो तुम्हें यूनिट्स देखने को मिल रही हैं। अब इस यूनिट्स को क्या बोला जाता है, फिलामिन, फिलामिन या फिर फिम्ब्रिन, सॉरी फिम्ब्रिन बोला जाएगा। देखो, जो फिम्ब्रिन होता है, ये जो प्रोटीन होती है, उसमें एबीडी देखने को मिलता है, 2 ऑरेंज कलर का। इसका मतलब क्या है, एक्टिन बाइंडिंग डोमेन, एक्टिन बाइंडिंग डोमेन, मतलब इनके पास एक ऐसा डोमेन होता है जहाँ पे वो एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। उसके साथ साथ कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो एक्टिन फिलामेंट को जोड़ के रखता है, जैसे हम फिम्ब्रिन बोलते हैं, क्या उसमें कोई आयन की रिक्वायरमेंट होती है। यस, यहाँ पे कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन जो है वो देखने को मिलता है, एक साइड में देखने को मिलेगा, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये होता है तुम्हारा फिम्ब्रिन। अब आते हैं अल्फा एक्टिनिन पे। अब ये जो अल्फा एक्टिनिन होता है बेटा, इसका जो अरेंजमेंट होता है उल्टा होता है, मतलब माना कि एक सब यूनिट यहाँ पे बाइंड कर रही है, तो दूसरी सब यूनिट यहाँ पे बाइंड कर रही है। तो यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन यहाँ पे एक साइड में हो गया है बेटा, उसके साइड में क्या होगा, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होगा। यहाँ पे एक एक्टिन बाइंडिंग डोमेन हो गया, फिर कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होगा, और बीच में अल्फा हेलिकल स्पेसर डोमेन देखने को मिलता है। अगर सीएसआई वाले बच्चे बैठे हैं तो उनको पता होगा कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि जो अल्फा एक्टिनिन है बेटा, उसमें क्या देखने को मिलता है, क्या अल्फा हेलिकल स्पेसर जो डोमेन है वो उसमें देखने को मिलता है। यस, उसमें देखने को मिलेगा। बीच वाला जो होगा अल्फा हेलिकल स्पेसर डोमेन होगा, एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होगा, और कैल्शियम बाइंडिंग साइट उसमें देखने को मिलेंगी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रहना है। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो आरबीसीज होती हैं बेटा, उसमें ना तो माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलता है, ना इंटरमीडिएट फिलामेंट देखने को मिलते हैं। उसमें देखने को मिलता है एक्टिन फिलामेंट, और एक्टिन बाइंडिंग जो प्रोटीन है तुम्हारे, अगर मैं आरबीसी से बात करती हूँ, उसे बोला जाता है स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। Spectrin is a member of large calpain family of actin binding protein which include alpha actinin, जो अभी दिखाया मैंने, फिलामिन अभी बताया, और फिम्ब्रिन। ओके, the beta chain has a single actin binding domain at its amino acid terminal, very important। अगर हम स्पेक्ट्रिन टेट्रामर की बात करते हैं तो इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा चेन होता है बेटा, और एक होता है बीटा चेन। अब देखो, बीटा चेन यहाँ पे हो गया, अल्फा चेन यहाँ पे हो गया, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा होगा, यहाँ पे बीटा होगा। आपस में जो अटैच्ड होंगी वो बीटा शीट डोमेन जो होगा, वहां पे अटैचमेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, बीटा शीट डोमेन। और ये क्या होता है, अल्फा हेलिकल डोमेन होता है। अब एक साइड क्या होगा तुम्हारा, एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन डोमेन होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होगा, और दूसरी जगह क्या होगा, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होगी, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होगा। ठीक है, आया समझ में, ऐसे याद रखना है। ये बीटा हो गया बेटा, ये अल्फा हो गया, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। इस पर्टिकुलर अल्फा पे क्या होगा, कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन होगा, और इस बीटा पे क्या होगा, तुम्हारा एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होगा। यहाँ पे भी ऐसा होगा, बीटा है, एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होगा इधर, और अल्फा पे क्या होता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज बनती है, जो इसको जोड़ने वाला कौन है, तुम्हारा बीटा शीट डोमेन है, बीटा शीट डोमेन है। ये इसको जोड़ेगा, और जोड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है, जो तुम्हारे आरबीसीज में देखने को मिलेगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर आरबीसीज की बात करते हैं, वहां पे और भी तुम्हारी जो प्रोटीन है वो तुम्हारे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करती हैं। जैसे अगर तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे है तुम्हारा बैंड 3 प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंड 3 प्रोटीन हो गया है, ग्लाइकोफोरिन हो गया है, ग्लाइकोफोरिन हो गया है। इनका भी अटैचमेंट जो है, इनका जो स्टेबिलाईजेशन है, इनका जो स्ट्रक्चर मेंटेनेंस है, वो एक्टिन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। देखो, ये येलो कलर का क्या है, एक्टिन मोनोमर है, ये एक्टिन का सॉरी फिलामेंट है पूरा का पूरा। यहाँ पे प्रोटीन 4.1 है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, इसके साथ में तुम्हारा बैंड 3 भी बाइंड करा हुआ है, यहाँ पे ग्लाइकोफोरिन भी बाइंड करा है। उसके साथ साथ ये किसकी वजह से बाइंड करा है, स्पेक्ट्रिन की वजह से बेटा, स्पेक्ट्रिन की वजह से। देखो, जैसे माना ये तुम्हारे एक्टिन के फिलामेंट्स हो गए, एक्टिन के फिलामेंट्स हो गए। अभी एक्टिन फिलामेंट्स किससे बाइंड करेंगे, तुम्हारे स्पेक्ट्रिन से बाइंड करेंगे,
क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होता है। तो ये स्पेक्ट्रिन हो गया बेटा, ये स्पेक्ट्रिन हो गया है। अब इस स्पेक्ट्रिन की हेल्प से क्या होता है, बैंड 3 प्रोटीन जो है अपनी जगह पे रहेगा, जो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी बताऊंगी। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। हम जो दूसरा वाला पार्ट होगा अडेशन वाला, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोफोरिन होगा, इन सबको अपनी जो प्लेस है उस पर रखती है। उसके अलावा एनकाइरिन के साथ में भी तुम्हारा स्पेक्ट्रिन जो है बाइंड करता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियरली क्लियरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से, तो याद में रखना है। देखो जो बैंड 3 प्रोटीन है, आयन का ट्रांसपोर्ट करने में इसका रोल होता है, और प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोटीन टू प्रोटीन का जो इंटरेक्शन, जो मेंटेनेंस करेगा, वो बैंड 3 प्रोटीन करता है, आयन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। ये हजार बार क्वेश्चन आ चुका है, चाहे तुम किसी भी पेपर की बात कर लो। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंज में काम करेगा, और ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है फॉर द ग्लाइकोलिटिक एंजाइम, जो ग्लूकोज को तोड़ती हैं, ग्लाइकोज को तोड़ती हैं, उस ग्लाइकोजन को तोड़ती है, उस पर्टिकुलर उसमें तुम्हारा बाइंडिंग साइट ये प्रोवाइड करेगा। तो बैंड 3 प्रोटीन को याद रखना है। उसके बाद आता है ग्लाइकोफोरिन। अगर तुमने सुना हो कि ब्लड ग्रुप में क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं, जैसे ए एंटीजन ब्लड ग्रुप ए में होगा, बी एंटीजन हो गया है, ए बी में दोनों देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप एंटीजन का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोफोरिन की वजह से होता है, तो इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। ओके नाउ, अभी मैंने तुम्हें बताया था उस पर्टिकुलर वीडियो में, जो माइक्रो फिलामेंट में स्टार्टिंग वाली जो स्लाइड थी, उसमें बताया था कि यहाँ पे टेलिन और विंकुलिन का भी रोल देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है ये मैं बताती हूँ। फोकल अधेजन में, मतलब अधेजन जो प्रॉपर्ली होता है, चीजें जो अपनी जगह पे रहे, ग्लू होके रहे, कोई यहाँ पे हिलना मिलना ना हो, जब तक ये रिक्वायरमेंट ना हो। तो ये जो करता है तुम्हारा इंटेग्रिन और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो इंटरेक्शन होता है, उसको मीडिएट कौन करता है, तुम्हारा माइक्रोफिलामेंट करेगा। कैसे करता है, देखो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्टिन फिलामेंट हो गया, ये एक्टिन फिलामेंट हो गया। बीच में क्या होगा, अल्फा एक्टिनिन होगा, जहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग डोमेन होंगे। देखो ये दो एक्टिन बाइंडिंग डोमेन हो गए, ये क्या हो गया, अल्फा एक्टिनिन हो गया, अभी बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या होता है, ये विनक्यूलिन जो होता है, विनक्यूलिन जो होता है एक्टिन फिलामेंट से डायरेक्टली बाइंड करेगा, ब्लू कलर का जो है। और विनक्यूलिन से कौन बाइंड करेगा, देखो ये एक्टिन फिलामेंट हो गया है, ये विनक्यूलिन जो होगा इससे बाइंड करेगा। और विनक्यूलिन से डायरेक्टली बाइंड कर सकता है टेलिन, और टेलिन तुम्हारा किससे बाइंड कर सकता है, इससे भी बाइंड कर सकता है, दोनों से बाइंड कर सकता है। अब ये टेलिन जो है बेटा किससे बाइंड करता है, ये बाइंड करता है इंटेग्रिन से। इंटेग्रिन्स का क्या रोल होता है, इंटेग्रिन्स का रोल होता है तुम्हारे सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कनेक्ट करना। इसका क्या रोल होता है, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कनेक्ट करना। और सेल में क्या होता है, तुम्हारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जो इसका प्रॉपर्ली यहाँ पे कनेक्शन करवाते हैं। ओके, तो याद रखना है तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहाँ प्रेजेंट है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल याद रखना है, विनक्यूलिन और टेलिन दोनों के दोनों तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कर सकते हैं, और इंटेग्रिन से वो फर्दर बाइंड कर जाएंगे। और तुम्हारा कनेक्शन जो है सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, ये तुम्हारा क्या है, ये सेल है बेटा, ब्लू कलर का क्या है, सेल है। और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, जिसे हम ईसीएम भी बोलते हैं। नाउ ड्रग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रग्स के बिना तो चीजें खत्म होती नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पहला ड्रग आता है साइटोकैलिसिन होता है, जो तुम्हारे मोल्ड से डिस्क्राइब किया जाता है, फंगस से बेसिकली ये लिया जाता है। ये क्या करता है, तुम्हारी जो बार्ब्ड एंड है बेटा, जो पॉइंट पॉजिटिव एंड है, जहाँ पे पॉलीमराइजेशन देखने को मिलता है, उसको प्रॉपर्ली ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने से क्या होगा, तुम्हारा पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, और डीपॉलीमराइजेशन जो है वो होता रहेगा, होता रहेगा। ओके, तो इसका रोल यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज फेलोइडिन। फेलोइडिन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, एमिनेटा फेलोइडस से, जो तुम्हारी एक पॉइजनस मशरूम है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का भी जो फंक्शन है उसको भी यहाँ पे खत्म कर देती है। तो इसको भी याद रखना है। ये क्या करती है, तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करेगी, और उनका पॉलीमराइजेशन जो है प्रॉपर्ली वहाँ पे नहीं होने देती, प्रिवेंट देयर पॉलीमराइजेशन। ओके, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज लेट्रेनक्यूलिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइटोकैलिसिन हो गया, फेलोइडिन हो गया, लेट्रेनक्यूलिन हो गया है। ये हम स्पॉन्ज से लेते हैं, जो पॉरीफेरेंस होते हैं, बेसिकली जो पॉरीफेरा हम बोलते हैं, पॉरीफेरेंस, स्पेलिंग याद रखना, पॉरीफेरेंस, ठीक है। वहां से हम इस चीज को ऑब्टेन करते हैं, जो क्या करता है, फ्री मोनोमर से बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद में ब्लॉक कर देगा, और तुम्हारा पॉलीमराइजेशन वाला जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे नहीं होने देता है। तो तीनों ड्रग्स हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने इसलिए तुम्हारा डाल दिया है कि जो डेस्ट्रोफिन है, अभी बताया था एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन है ये,
और ये भी कार्बोनिन फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ से तुम्हारा स्पेक्ट्रम बिलोंग करता है वहीं से ये बिलोंग करती है। और ये जो डायस्ट्रोफिन है ये एक ऐसा एक्स लिंक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जहाँ पे प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है तुम्हारे स्केलेटल मसल्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बार्ब्ड एंड है वहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन होता रहता है और तुम्हारा जो रेट है वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा डिक्रीज हो जाता है पॉलीमराइजेशन का, और 10 टाइम्स क्या हो सकता है तुम्हारा पॉइंटेड एट से चीज़ें जो है निकल सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा मस्कुलर डायस्ट्रोफी हो जाती है। चाहे ड्यूशेने बोलो चाहे बेकर्स बोलो, दोनों की दोनों तुम्हारा डायस्ट्रोफी जो है हो सकती है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मोटर ऑफ एक्टिन, कौन सी है बेटा? मायोसिन है। अगर मायोसिन नहीं होगा तो एक्टिन का जो मूवमेंट है, जो मोटिलिटी वाला पार्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अपने हाथ को मूव कर रहे हो, क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। और मसल कॉन्ट्रेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मायोसिन है और जो एक्टिन है वो आपस में आ रही है। अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो तुम मूव ही नहीं कर पाओगे, मोटिलिटी हो ही नहीं पाएगी। तो मोटिलिटी अगर करनी है तो इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, और अगर इनका मिलना बहुत जरूरी है तो कैल्शियम आयन बहुत जरूरी है। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर मोटर है, जो तुम्हारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब प्रोटीन ऑफ मायोसिन सेकंड क्लास आर द प्राइमरी मोटर्स फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा डिटेल में मायोसिन नहीं पूछा जाएगा, बस तुम्हें थोड़े बहुत टाइप्स पता होना चाहिए। वहां से क्वेश्चन अगर आता है तो फिर वो कवर हो जाता है। जैसे अगर सीएसआई का जिन बच्चों ने दिसंबर वाला पेपर दिया होगा 2020 वाला, उनको पता होगा अच्छे से। जब हम प्राइमरी मोटर की बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो मायोसिन सेकंड का नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो माइसिन सेकंड जो है इसमें क्या होता है, दो हेवी चेन होती हैं। देखो जैसे ये माना कि ये एक ब्राउन कलर की है और हल्का ब्राउन है, दो हेवी चेन होंगी इसके पास में। टू पेयर्स ऑफ लाइट चेन होता है, इसमें एक असेंशियल लाइट चेन होती है और रेगुलेटरी लाइट चेन होती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में समझा रही हूँ। असेंशियल लाइट चेन होगी और रेगुलेटरी लाइट चेन होगी। उसके बाद में ग्लोबुलर हेड रीजन होता है जहाँ पे एक्टिन प्रॉपर्ली बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद में उनके बीच में जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो प्रॉपर्ली देखने को मिलता है। और जो टेल रीजन है जहाँ पे हेवी चेन होती है वहाँ पे कॉइलिंग देखने को मिलती है। तो ये तुम्हारा क्या है, मायोसिन सेकंड है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका जो रोल है वो देखने को मिलता है, मायोसिन सेकंड। अब अगर मायोसिन फर्स्ट पूछा जाता है तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा फिलामेंट, ऐसी कौन सी मोटर प्रोटीन है एक्टिन के साथ जो बाइंड करती है, जो जिसके पास कोई मोनोमर नहीं होता है, मतलब डायमर का फॉर्मेशन वो नहीं करती है, लेकिन वो उसका जो काम है या फिर जो हेड ग्रुप है वो सिमिलर होता है मायोसिन सेकंड के। तो मायोसिन वन जो है वो उसका जो हेड रीजन है वो बिल्कुल मायोसिन सेकंड की तरह होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल तुम्हारा हेवी चेन है, यहाँ पे मतलब डायमर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कॉइलिंग नहीं हो रही है। तो मायोसिन वन जो है वो बिल्कुल लगेगी, उसका हेड रीजन लगेगा, लेकिन ये तुम्हारा मायोसिन सेकंड नहीं है। और यहाँ पे इसीलिए क्योंकि इसमें पूरा कॉइलिंग नहीं है, डबल चेन नहीं है, दो हेवी चेन दो लाइट चेन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से ये जो है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन में इसका कोई भी रोल देखने को नहीं मिलता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है, ऑल्दो इट कैन नॉट इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज माइसिन फिफ्थ, ये पेपर में आया हुआ है इस बार, तो इसको भी याद रखना है। इसके पास दो हेड होते हैं बेटा, दो हेड होते हैं, एक ये वाला हेड डोमेन हो गया है, एक ये वाला हेड डोमेन हो गया है। उसके बाद दो हेड डोमेन होने के बाद में यहाँ पे दो लाइट चेन यहाँ पे मिलेंगी, हेवी चेन मिलेंगी, कॉइलिंग होगी, और लाइट चेन जो होगा बिल्कुल एंड में तुम्हारा लाइट चेन देखने को मिलेगा, जो तुम्हारे इंटरमीडिएट फिलामेंट से बाद में बाइंड कर जाएगा। ओके, अब क्योंकि सेल के अंदर है तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट फिलामेंट से बाइंड करेगा। अब इसका रोल कहाँ आता है, मायोसिन फिफ्थ का रोल कहाँ आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मायोसिन फिफ्थ का जो रोल आता है, ये ऑर्गेनेली का जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, उस ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनेली अदर कार्गो प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का अगर ट्रांसपोर्टेशन कराना है, उसको अपनी जगह पे पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, मायोसिन फिफ्थ पहुंचाएगा टुवर्ड्स द बार्ब्ड एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। तो ये जिसका जो मूवमेंट होता है वो बार्ब्ड एंड की तरफ मूवमेंट होता है, पॉइंटेड एंड की तरफ इसका मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने तुम्हें कौन सी बताई, मायोसिन फर्स्ट बताई। फर्स्ट का कोई भी रोल कॉन्टेक्स्ट में देखने को नहीं मिलता है, सिंगल हेड रीजन होगा, सिंगल टेल होगा, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में रोल देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड का क्या होता है, डबल हेड होता है, दो लाइट चेन होती हैं, दो हैवी चेन होती हैं। उसके बाद में मसल कॉन्टेक्स्ट में मेन रोल जो है वही देखने को मिलेगा। फिफ्थ वाला जो होता है, इसमें तुम्हारा जो मूवमेंट है ऑर्गेनेली का, जो ट्रांसपोर्ट है ऑर्गेनेली का, वो यहाँ पे कराया जाता है। ओके, लाइट चेन जो होगी बिल्कुल एंड में देखने को मिलेगी यहाँ पे ना। अब तुम्हारा पूरा ओवरऑल कवर कर रही हूँ, जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट से जो भी क्वेश्चन बनते थे वो मैंने तुम्हें सारे समझा दिए हैं। एक बार हम पूरी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं फिर से, तुम्हारा जो पूरा साइटोस्केलेटन है मेरी तरफ से पूरा खत्म यहाँ से हो जाएगा। देखो माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जीटीपी जो है वो बीटा से बाइंड करती थी, और यहाँ पे अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का जो हेटेरोडाइमर था वो फॉर्म होता था।
इंटरमीडिएट फिलामेंट मैंने बताया था, डिफरेंट डिफरेंट जो आइसोमर्स हैं वो पास में आते हैं, तुम्हारे टेट्रामर्स फॉर्म करते हैं, तो 70 डिफरेंट प्रोटीन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जबकि यहाँ पे एटीपी एक्टिन मोनोमर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वही तुम्हारा जो होगा सब यूनिट्स की तरह यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे प्लस एंड होता है जिसमें बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करके रखता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा साइट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, ये इंटरनली काम होता है। यहाँ पे प्लस एंड होता है जिसे बार्ब्ड एंड बोला जाता है, यहाँ पे क्या होता है पॉलीमराइजेशन जो है देखने को मिलता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। पोलैरिटी इसमें होती है ऑब्वियसली, यहाँ पे एक प्लस एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है, यहाँ पे कोई भी पोलैरिटी देखने को नहीं मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे होती है प्लस एंड बार्ब्ड एंड और नेगेटिव एंड तुम्हारा पॉइंटेड एंड देखने को मिलेगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी, यहाँ पे जीटीपीज होती थी, जो जीटीपी का हाइड्रोलिसिस करा के जीडीपी का कन्वर्जन कर दिया जाता था। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एटीपीज होता है, जहाँ पे एटीपी विल कन्वर्ट इनटू द एडीपी। ओके, मोटर प्रोटीन जो होती है काइनेसिन होता है, डायनिन होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा मोटर प्रोटीन देखने को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे मायोसिन जो है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करेगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती थी, यहाँ पे बहुत सारे प्लेकिन्स होते थे, डेमोप्लेकिन्स मैंने काफी बताए हुए हैं तुम लोगों को, प्लेकोग्लोबुलिन्स हो गया है। यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो तुम्हारी इतनी सारी फिम्ब्रिन हो गया है, फिलामिन हो गया है, स्पेक्टिन हो गया है, सारी तुम्हारी प्रोटीन्स में आ जाएंगी। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्टिफ होगा, हॉलो होगा, इनएक्सटेंसिबल ट्यूब होगा, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट टफ होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, एक्सटेंसिबल फिलामेंट होंगे, ये भी याद रखना है। ये भी फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन इनएक्सटेंसिबल हेलिकल फिलामेंट होते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट है, 25 नैनोमीटर आउटर डायमीटर, 10 to 12 नैनोमीटर आउटर डायमीटर, ये 8 नैनोमीटर जो है देखने को मिलेगा। ये सारे यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, और ये भी सारे यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। नाउ प्राइमरी फंक्शन था इसका सपोर्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल ऑर्गेनाइजेशन, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो थे वो तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा सपोर्ट वाला सिस्टम। यहाँ पे मोटिलिटी क्योंकि मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ये भी यहाँ पे हेल्प करेगा। नाउ सब सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस में क्यों होता था, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिलामेंट्स हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते थे, और उसके अलावा यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जब करते हैं तब तुम्हारे जो न्यूक्लियर फिलामेंट्स हैं उनका रोल देखने को मिलेगा, एबीसी न्यूक्लियर फिलामेंट्स हो गए हैं, तो ये सब देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म में गए तो रोल देखने को मिलेगा, ये भी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए तुम्हारा ये चीजें जो है पूरी कवर हो जाते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी इशू आता है तो फिर भी आप मुझे बता सकते हैं। और न्यूक्लियस में लेमिस भी होते हैं, तो लेमिस एबीसी ये भी याद रखना है। नाउ जो भी बच्चे अगर नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और प्रॉपर्ली वीडियोस बनाने के लिए एक डायरेक्शन मिलता है कि हाँ अब अच्छी अच्छी वीडियोस बनानी है। आई एम ट्राइंग कि सारी चीजें जो है मैं आपको प्रोवाइड करती चलूँ। और अगर आप कोई भी इशू है, जैसे एक बच्चे ने सेल बायोलॉजी का पूछा है, तो ऑब्वियसली अभी तो मैंने साइटोस्केलेटन खत्म किया है, और भी जो वीडियोस होंगी सेल बायोलॉजी के वो बनाती रहूंगी। और जितना इंपॉर्टेंट सीएसआई के लिए वीडियोस हैं उतनी ही इंपॉर्टेंट यूपी एचईसी वालों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और जीआईसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे भी सेम टॉपिक दे रखे हैं। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा सिर्फ जीआईसी में पूछा जा रहा है, ये इस पर्टिकुलर सीएसएम में नहीं पूछा जा रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, तुमको अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। और एक मैंने कॉमन प्लेलिस्ट बना रखी है, क्योंकि जो टॉपिक तुम्हारे जीआईसी में पूछे गए हैं या फिर सीएसआर के हैं वो मैंने एक टॉपिक में ही डाल दिया है, तो वो वहां से कवर कर लेना। ओके, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, और जितना हो सकता है उतना शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।